नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। उत्तर प्रदेश चुनाव के 2 चरण बीत चुके हैं। 2 चरण में दोनों ही दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। इन दोनों दलों के अलावा बीएसपी भी इस बार चुनाव मैदान में थी और कांग्रेस भी थी, लेकिन बातें सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। दोनों ही दलों ने अलग अलग तरह के नारे दिए। सबसे पहले कांग्रेस ने शुरुआत की थी। कांग्रेस ने महिलाओं को इस बार तरजीह देते हुए कहा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उधर अखिलेश का एक पोस्टर वायरल हुआ जिसमें कहा, आ रहे हैं अखिलेश 22 में 22 किल। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि न भ्रष्टाचार, न भ्रष्टाचार पर वार, योगी सरकार, फिर से योगी सरकार। और एक उन्होंने कहा, फर्क साफ है। फर्क साफ है उनका काफी वायरल हो रहा है। फर्क साफ है में वे बताते हैं कि 2017 से पहले क्या हालात थे, 2017 के बाद क्या हालात हैं। प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी बाकी दलों से कहीं आगे दिखाई देती है, लेकिन प्रचार प्रसार से वोट पड़ते हैं या नहीं, यह तो वोट वाले दिन ही पता चलता है और परिणाम 10 मार्च को आएंगे। बहरहाल इन तमाम सारे नारों के बीच में असल मुद्दे कहीं गायब से हो गए हैं। विकास की बात हो या फिर धार्मिक उन्माद की बात हो। धार्मिक उन्माद की बात करें तो धार्मिक नारे खूब चले, चाहे गन्ना जिन्ना का मामला हो, चाहे संविधान और शरीयत का मामला हो। इन सब के बीच में आज हमसे बातचीत करने के लिए और हमारी डिबेट में इस पर बात करने के लिए, बहस करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक पांडे, समाजवादी पार्टी के तारिक अहमद लारी, कांग्रेस की रफत फातिमा और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी अपनी निष्पक्ष टिप्पणी के लिए। आज बातचीत की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही कर लेते हैं। पांडे जी, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने आप लोगों के दावे हैं कि बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, रोजगार भी दिए हैं और मतलब गरीबों के लिए तो सरकार ने पूरे द्वार खोल दिए, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी बात आती है तो फिर धर्म पे आके क्यों टिक जाती है? क्यों धार्मिक उन्माद की बातें होने लगती है? क्यों 20 और 80 की बातें होने लगती हैं? तो जब विकास कार्य किए हैं तो विकास पर चुनाव क्यों नहीं? पांडे जी, आपको बता दें कि हमने तो विकास का नारा ही दिया। हमने कहा सबका साथ सबका विकास। जनता ने हम पे विश्वास किया। हमने उत्तर प्रदेश में आपने देखा जिस तरह से अपराध का राजनीतिकरण हो गया था, उस राजनीतिकरण पे अंकुश लगाने का काम किया। जो सड़क पे नारा गूंजता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझ लो उसमें बैठा गुंडा, उन गुंडों पे हमने अंकुश लगाया। उत्तर प्रदेश में बिजली आना एक खबर थी। बिजली के तार कपड़ा सुखाने का काम करते थे, बिजली आती ही नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में हमने बिजली देने का काम किया। लगातार अनवरत बिजली आ रही है। बहुत गांव अछूते रह गए थे, सौभाग्य योजना में हमने उन्हें बिजली देने का काम किया। उसके अलावा मानता हूं, लेकिन उसके बाद फिर 80 और 20 की बात क्यों कहनी पड़ी? तो फिर ये 80 और 20 की बात क्यों कही? फिर जिन्ना वाली बात क्यों हुई? फिर संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। किसने कहा संविधान से नहीं चलेगा? तो ये नारे क्यों आए? मैं ये कह रहा हूं कि जब आपने इतना विकास किया, आप इतने विकास गिना रहे हैं, तब फिर ये बातें क्यों? क्या भाजपा को अपने विकास कार्यों पर भरोसा नहीं है? कि हमने कहीं हिंदू मुसलमान नहीं कहा। हमने कहा 80-20% लोग अछूते रह सकते, अपने को विरोधी मान सकते हैं। 80% हमारे साथ है। अब इतने भी मासूम नहीं होना चाहिए पांडे जी, सब समझते हैं आपने क्या कहा था। फिर हमने कहा कि उत्तर प्रदेश जी बोलिए आप। भाई साहब, हमने जो भी यूपी में योजनाएं लाई, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। हमने अगर अन्न दिया, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। हमने मकान दिया, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। हमने शौचालय दिया, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। हमने वैक्सीन लगाया, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। जिन्ना मुन्ना तो अखिलेश जी करने लगे। पाकिस्तान को भारत से अच्छा बताने लगे, वल्लभ भाई पटेल से अच्छा जिन्ना को बताने लगे। और जब हिजाब जब उस पे आया है मामला हिजाब पे, तब जोगी जी ने कहा कि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान से राष्ट्र चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। जो लोग दंगा भड़काने का खूब प्रयास कर रहे थे, उनके लिए बोलना जरूरी था। ठीक है लारी जी, तमाम सारी बातों के बीच मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी इस बार पूरी तरह से मुकाबले में है। परिणाम तो जो होंगे सो होंगे और वो 10 मार्च को हम सबको पता चल जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में अखिलेश को भी जिन्ना की याद क्यों आई? क्यों उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अच्छा है? इन तमाम सारी चीजों के बीच में लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी डर है कि मुसलमान वोट बंट न जाए, या
कंसोलिडेटेड ना हो जाए, तो ये इस तरह की बातें क्यों? वोट बढ़ रहा है। इत्तेफाक की बात यह है कि सारे वोट आ रहे हैं। हम लोग को सिर्फ कोई धर्म और एक जात का वोट नहीं मिल रहा, हम लोग को इस प्रदेश के नागरिकों का वोट मिल रहा है। ये जरूर 80-20 करते हैं और वो सब करते हैं, ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप ये देखिए उपाध्याय जी की अशोक पांडे जी ये जवाब दें कि क्यों इन लोगों ने एक धर्म के लोगों को बायकॉट करके उनको उनमें से किसी को भी टिकट नहीं दिया। क्या ये मोहसिन रजा भी इस लायक नहीं थे? चलिए मोहसिन रजा इस लायक नहीं थे तो वसीम रिजवी दोनों तो अब तो हिंदू धर्म अपना लिया है, उनको भी टिकट नहीं दिया इन्होंने। ये इतना छूता समझते हैं एक धर्म को, या एक धर्म को क्या करना चाहते हैं? उसको सबको गोली मार के खत्म कर दे, लाइन से खड़ा करे, आर्मी इनकी, पुलिस इनकी, सब कुछ इनका, पुलिस प्रशासन सरकार इनकी, लाइन से खड़े 1-20% को खत्म कर दे। वो भी नहीं करते हैं। तो ऐसे ही बात ना करें पांडे जी, जो हजम नहीं होती है। दूसरा, आप विकास की बात करिए, विकास के नाम पर इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। कहाँ आज आप लखनऊ मेट्रो देखिए तो आखिरी बन के तैयार हुआ था हमारे टाइम पे, वही आखिरी पिलर आगे चल रहा है, उसके आगे कुछ नहीं मिला। 1 इंच मेट्रो आगे काम करके लखनऊ का पूरा एक एरिया नहीं है। हिंदू मुस्लिम आपकी आवाज लारी जी बहुत साफ नहीं आ रही है, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। लारी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। मैं अपनी तकनीकी टीम से बोलूंगा कि उनकी आवाज को ठीक कराएं। बहुत रुक कांग्रेस तो इस युद्ध में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और फिर रहा सहा काम आपके पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने कर दिया। उन्होंने कहा कि यूपी बिहार से जो लोग आते हैं उन्हें रोकना होगा, और ये बाहर से आए हुए लोग यहाँ पर जो है नहीं आ सकते पंजाब में पंजाबियत जीतेगी। तो अब कांग्रेस कहाँ खड़ी है, और कांग्रेस के अब जो लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा कहाँ है? यहाँ तो कोई आपका बड़ा नेता भी प्रचार करने नहीं आया। नहीं, आप लगातार देखिए, अगर हर प्रत्याशी के साथ हमारा बड़ा नेता और स्टार प्रचारक जो आ रहे हैं वो लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और हम बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम डट के और मुकाबले में खड़े हुए हैं। वो हो सकता है मीडिया को नहीं दिख रहा हो कि हम मुकाबले में नहीं है, लेकिन हम पूरी तरह से मुकाबले में। और अगर मुख्य विपक्ष में कोई है तो सिर्फ कांग्रेस ही है। जहां तक अभी उन्नाव की आपने घटना देखी होगी, तो प्रियंका जी वहां पर पीड़ित परिवार से अभी मिली हैं, जो दलित परिवार में एक बेटी के साथ घटना घटी है। तो जहां पर भी जो भी घटना घटी, अगर पूरे आप 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो जिसके पास कोई मुद्दे नहीं है वो 80-20 की बातें कर रहा है, वो जिन्ना पाकिस्तान की बातें करेगा, वो पाकिस्तान और क्या नाम है उसका हिजाब की बात करेगा। ये जो ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं, जिसके पास अपना खुद का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, जीरो है, वो ऐसी बातें कर रहा है। अगर इतना अच्छा रिपोर्ट कार्ड है, इतना अच्छा विकास करा है, तो क्यों नहीं अपने विकास की बातें वहां सार्वजनिक मंचों से करी जाती हैं? जब सार्वजनिक मंचों से नफरतें बांटी जा रही हैं और धर्मों को जो है आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, किसी एक धर्म पे विशेष टिप्पणी करके आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पास मुद्दे पलायन कर गए। जब मुद्दे नहीं होते तब ऐसी बातें होती है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, प्रियंका जी लगातार संघर्ष कर रही है। जमीनी संघर्ष अगर किसी ने करा है तो सिर्फ कांग्रेस ने करा है, और प्रियंका गांधी जी जमीन पर लगातार हर मुद्दे के लिए खड़ी रही है, और न्याय की लड़ाई अगर किसी ने जनता की लड़ी है तो सिर्फ प्रियंका गांधी ने। तो हम कैसे मान लें कि हम लोग मुकाबले में नहीं है? अगर हम मुकाबले में नहीं होते तो आपने हमें बुलाया? आपने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया। चन्नी जी ने जो अभी चन्नी जी की जो सभा हुई थी उसमें जो उन्होंने बयान दिया, उस पर आपने कुछ नहीं बोला, उस पर भी प्रकाश डालिए। उस पर भी पूरी वीडियो आ गई। चन्नी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए जो कहा, ने उस परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा जो जिस तरीके से उसको घुमा फिरा दिया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस हर विचारधारा को लेकर चलती है, हर धर्म को लेकर चलती है। तो हमें नहीं, हम मान ही नहीं सकते कि वो इस परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे जिस तरीके से उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश करा गया। जी ठीक है। पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं? जी पांडे जी। गोस्वामी जी मैं आपके पास आता हूं। पांडे जी कुछ बोलने पहले। जी पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जिस तरह से पूरा हिंदुस्तान देखा कि चन्नी जिस तरह से भैया कह के हंसी उड़ा रहे थे कि माहौल ये वही लोग हैं कांग्रेसी। जब ये होता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, तब राहुल गांधी मुस्कुराते हैं। हर घर से अफजल निकलेगा, राहुल बाबा मुस्कुराते हैं। और आज जब उत्तर प्रदेश बिहार वालों को भगाने की बात चन्नी कर रहे थे
तो प्रियंका जी मुझके मुस्कुरा के तालियां बजाने का काम कर, पूरा हिंदुस्तान देखा और इन्हें मूर्ख बना कोई नहीं बना सकता। ठीक है पांडे जी। लारी जी, जैसा अभी अशोक पांडे जी ने पहले अपने सवाल के जवाब में कहा, जहां लगा हो सपा का झंडा वहां समझ लो है बैठा है गुंडा, ये जो नारे हैं और इन नारों को अगर आप देखें तो तमाम ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो समाजवादी पार्टी के साथ ये जो गुंडा शब्द है ये ऐसे चिपक गया है कि इससे तमाम अखिलेश यादव को एक सभा में बोलना पड़ा कि अब माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी की पिच पर आकर के उन्हें वही भाषा बोलनी पड़ी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंचों से बोल रहे हैं। तो आखिर समाजवादी पार्टी और ये जो माफिया और गुंडागर्दी का नाता क्या है? आखिर क्यों उन लोगों पे कंट्रोल नहीं लग पाता? अभी देखा कि एक अखिलेश की सभा थी, उसमें तोड़फोड़ कर दी, 200 कुर्सियां लगभग तोड़ दी। तमाम विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं या तमाम ऐसे कार्यकर्ता, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं आए दिन। तो कंट्रोल नहीं है क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं का अपने कार्यकर्ताओं पर? आवाज नहीं आ रही लारी जी, आपका शायद म्यूट है। हाँ अब आ रही है, अब बोलिए जी। जी के ऊपर मुकदमे हैं। आवाज नहीं आ रही है लग रहा आपके पास। हेलो। हाँ मेरे पास आवाज रुक रुक के आ रही है, आपका या तो म्यूट है या कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जी। टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ तो आप बोलिए जरा, आप बोलिए। कभी आ रही है आवाज, कभी नहीं आ रही है। बद से बदनाम पूरा भाई, अखिलेश जी के ऊपर कितने मुकदमे हैं और योगी जी के ऊपर कितने मुकदमे हैं गुंडाई के, ये बता दीजिए आप। योगी जी के ऊपर हिंदू मुस्लिम दंगा कराने का मुकदमा है, उनके ऊपर 360 का अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा है। तो एक गुंडा दूसरे को गुंडा कह रहा है, जो रजिस्टर्ड गुंडा है वो तो नहीं चलना चाहिए। अखिलेश जी की बात ही नहीं कर रहा मैं अखिलेश जी की बात ही नहीं कर रहा। अखिलेश जी के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, बहुत जहीन इंसान है। लेकिन जो कार्यकर्ता है, मेरा कहना है उन पर क्या समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का काबू नहीं है या उन पर कंट्रोल नहीं है? जो वीडियो जिस तरीके से वायरल हो रहे हैं और आए दिन वायरल हो रहे हैं, रुक नहीं रहे वो, मेरा उस पर है सवाल। मैं तो नेतृत्व पर बात करूंगा ना। नेतृत्व जब गुंडा है उन लोगों का तो उस पर भी बात होनी चाहिए। जब आप एक बात समझ लीजिए, आप जितना योगी जी को गुंडा बोलेंगे आपके वोट ही कटेंगे जी। जी लारी जी बोलिए। और खुद मुकदमा किया, वही अपने मुकदमे खत्म कर दिए। कोर्ट ने कौन सा फैसला किया कि हाँ इन्होंने दंगा किया था कि नहीं किया था? कोर्ट के फैसले से इनके ऊपर ऐसा नहीं, इनके ऊपर गलत मुकदमे लगे थे। कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था ना। जस्टिस लोहिया गायब हो गए, कैसे मर गए किसी को मालूम ही नहीं। दूसरे जस्टिस आए तो उन्होंने परिवार के ऊपर। अरे आपने अपने कार्यकर्ताओं का जवाब नहीं दिया, आप मुख्यमंत्री पे आ गए। चलिए मैंने आपकी बात मान ली, उन पे मुकदमे थे। आप उन कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहे, आप उन लोगों की बात नहीं कर रहे जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो लगातार हुड़दंग कर रहे हैं, उन्माद फैला रहे हैं। उनके अभी से, मतलब सरकार अभी आई नहीं है, लेकिन अभी से इस तरह के वीडियो आ रहे हैं कि लोग डर रहे हैं। शायद आप डर रहे होंगे, जनता इनसे त्रस्त है। आप देखिए आप सुप्रीम कोर्ट में क्या टिप्पणी की है कि आपने जुर्माने लगाए हैं और आपने करवाता हूँ, मैं भी करवाता हूँ, मुझे ये करवा रहे। लेकिन हम इनकी तरह नहीं है कि हम गलत चीज दिखाए, गलत चीज वीडियो दिखाते हैं। एक वीडियो आया जो भी तो वाला चल रहा है, लेकिन वो वीडियो क्या था? वो वीडियो था ही नहीं कुछ, वो कुछ नहीं था, एकदम कुछ नहीं था, बिल्कुल झूठ और फरेब का पुलंदा था। सच्चाई खुली
इन्होंने दिखाया कि पम्मी जज हम लोग का आदमी है, आखिर वो उसी के ऊपर इन्होंने अपने ही नेता के ऊपर अपने ही पैसे पर रेड करवा दी। तो इन लोगों के बातों पे विश्वास नहीं करने वाला है। 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं दी इन्होंने, 15 लाख रुपए भी नहीं दिया इन्होंने, और भी बहुत सी कुछ चीजें हैं जो नहीं दी। तो कहां से इनकी बातों पे विश्वास करिएगा आप? कब तक विश्वास करेगी? जनता जानती है, जनता जान रही है कि ये मॉक वीडियो है, फर्जी वीडियो है और बीजेपी के द्वारा बनाए हुए वीडियो है जो बीजेपी वायरल कर रही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने के लिए, इलेक्शन का रुख मोड़ने के लिए, कि लोग सच्चाई से बात ना करके इनके बहन वाली बातों पर बात करें। अरे हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, आप बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की, हम बात कर रहे हैं बलात्कार पीड़ित लड़की को रात में मरने के बाद हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार ना जलाकर मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाने की। हम बात करते हैं पुलिस द्वारा व्यापारी की होटल में घुस के हत्या करने की। हम बात करते हैं 2 लोगों की जो बैठ के गाड़ी में बात कर रहे हैं और पुलिस उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे तिवारी जी को गोली मार देती है। लेकिन ये उस पॉइंट पर बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे कि वो दंगा हो गया, वो फसाद हो गया, जो झूठा होता है। ये उस दंगे फसाद की बात नहीं करेंगे। सब इंस्पेक्टर को इन्होंने मार दिया था और इनके ही लोगों ने, इनके केंद्र के मंत्री ने उस आदमी को जेल से छूटने के बाद फूल माला पहना के स्वागत किया था। क्या दंगाई का स्वागत किया था? ये उस पर बात नहीं करेंगे कि ये एक आतंकवादी को सदन में बैठाए हुए, सांसद बनाए हुए, जिसके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा चल रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। ये तो कहेंगे कि साहब फला काम हो गया। अरे आप वो भी तो करो, आप तो प्रैक्टिकल कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल कर देते हो। प्रैक्टिकल में आप क्या कर रहे हो आप ये भी देखो। लेकिन जी आपने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब अशोक पांडे जी से ले लेंगे, लेकिन उससे पहले हम वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं, हम उनसे जान लेते हैं। गोस्वामी जी, हर चुनाव में नारे गढ़े जाते हैं, हर चुनाव में नारे उठाए जाते हैं, उन नारों का धरातल से कोई संबंध है या नहीं यह एक अलग बात है, लेकिन इन नारों में जो असल मुद्दे हैं वो गायब हो जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? अध्याय जी, जहां तक मैं समझता हूं कि 90 के बाद से प्रदेश की राजनीति बदल गई। विकास कार्यों, जन समस्याओं और उससे जुड़े मुद्दों, उसके बजाय अन्य इतर मुद्दों पर चुनाव में बहसें होने लगती हैं, विधानसभा में बहसें होने लगती हैं, विधान परिषद में होने लगती हैं। लेकिन जो सरकार का जो मूल दायित्व है कि वो जन सरोकारों से, जन समस्याओं से, विकास से, इनसे जुड़े मुद्दों पर बहस करे और हमने उन क्या विकास कार्य किए हैं, क्या जनमानस के लिए दिया है, बिजली की, पानी की, बेरोजगारी की, महंगाई की, इन समस्याओं पर बहस होनी चाहिए। लेकिन 90 के बाद से जो दिशा बदलना शुरू हुई तो अब आके अब्बाजान पे कहीं टिक गई और कहीं जिन्ना पे टिक गई, कहीं शरीयत पे टिक गई। अब वो ना तो संविधान का कोई मतलब है, न सरोकारों का कोई मतलब है, न मुद्दों का कोई मतलब है। आप इस चुनाव को ही अगर आप देख लें, इस चुनाव को जो अब ये तीसरा चरण कल पूरा हो जाएगा, आप देखिए इन 3 चरणों में मतलब किन मुद्दों पर बहस हुई है। राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेताओं ने, छोटे नेताओं ने जो जनसभाएं की हैं, वर्चुअल रैलियां की हैं, उनमें खाली बजाय इसके कि जनता के सरोकारों पर बहस हो, उसके बजाय विपक्ष के सरोकारों पर बहस होने लगी है। और विपक्ष भी सत्ता पक्ष के ने क्या विकास कार्य किए क्या नहीं है उस पर कम, बल्कि उस पर व्यक्तिगत हमले ज्यादा होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय भी है और जो विकास का है वो भी। और उसकी वजह से देखिए उसका उसकी जरा गहराई में अगर आप जाएं और देखें तो उसकी वजह से जो लौट आ रही है राजनीतिक दलों में, या राजनीतिक दलों के जो युवा पीढ़ी निकल के आ रही है, वो तो वही देख के आ रही है। वो भी जब आएगी तो वो उसके संस्कार, उसके सरोकार, उसके सारी चीजें बदली नजर आएंगी। आज ये स्थिति अगर इसको सारे राजनीतिक दल, बिल्कुल। मैं तो ये कहूंगा कि सारे राजनीतिक दल बैठ जाए और वो एक गाइडलाइन तय कर ले, जैसे विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ये होता है कि हम सदन ढंग से चलाएंगे, अलबत्ता चलता नहीं है।
न विपक्ष मानता है न सत्ता पक्ष मानता है। सत्ता पक्ष अपने हिसाब से चलता है, विपक्ष फिर अपने हिसाब से चलता है, वो दीगर बात है। लेकिन कम से कम वहां ये रखें कि वो न उनकी माने न वो उनकी माने, लेकिन कम से कम विधानसभा के लोकसभा के चुनाव जब हों तब ये बात आपस में जो बड़े दल के नेता है, प्रमुख दल के नेता बैठ जाएं कि देखो बिलो द बेल्ट हम कोई बात नहीं करेंगे, ना आप मेरी करो ना मैं आपकी करूं। स्वाभाविक है कि जब आप अगर कोई बात कहेंगे तो फिर उसके जवाब में हम आपको भी कहेंगे। तो ये अगर बंद हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि जन सरोकारों के मुद्दे भी उठेंगे और उनकी विकास पर बहस भी होगी। आप बता दीजिए कि इस पूरे उपाध्याय जी इस पूरे चुनाव में बहस मुद्दों पर कहां हुई? मतलब शरीयत पर हो गई, संविधान पर हो गई, जिन्ना पे हो गई, अब्बाजान पर हो गई और पिताजान पे हो गई, सब पर हो गई। मतलब केंद्र इसी पे रहा। आप पश्चिम में आ जाइए, पश्चिम में आप ये बता दीजिए कि पश्चिम में सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन रहा, विपक्ष ने भी और सत्ता पक्ष ने भी। विपक्ष ने ये कोशिश करी कि हम जो 700 लोग मरे या जो आंदोलन किसान आंदोलन की बात नहीं सुनी गई, जो आखिर में वापस ली गई, इस पर बहस नहीं हुई, खाली 700 मर गए। और विपक्ष सत्ता पक्ष ने भी कहा कि हमने तो वापस ले लिया, लेकिन उनके जो सरोकार थे या उस पर एक बेहतर तो ये होता कि प्रधानमंत्री जी ने इस पर अपना वापस ले लिए। ठीक है, किसानों का जिद थी, किसानों को ये लगा वो प्रधानमंत्री हैं, देश के मुखिया हैं, उन्होंने समझा कि लोग नाराज हैं, चलो नहीं मान रहे हैं, हम इसको वापस ले लेते हैं। तो इस पर बीजेपी को बहस करनी चाहिए थी कि विपक्ष से हम ये आह्वान करते हैं कि वो बताएं, पश्चिम के जब चुनाव में करते कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हम वादा करते हैं, और विपक्ष उस पर सलाह देता कि नहीं आप ये करिए, उस पर कोई बहस नहीं। ठीक है गोस्वामी जी, ठीक है प्रमोद जी। पांडे जी, अभी आपने गोस्वामी जी को भी सुना, उससे पहले लारी जी कुछ कह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मेरा सवाल फिर से यही है कि जब आपने इतने विकास किए तो फिर जिन्ना, 80-20, शरीयत, अब्बाजान की जरूरत क्या थी? यही गोस्वामी जी भी जानना चाह रहे थे और यही सब हम सब भी जानना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या है, और अगर इन पर आप नहीं जानना चाहते तो फिर आपके मुद्दे क्या हैं? फातिमा जी, मैं आता हूं आपके पास। देखिए, आपको बता दें कि हम लोग कहीं इस बार हम लोगों ने कहीं इस पर चर्चा नहीं की, ये चर्चा विपक्ष की तरफ से हुई। हम लोग तो लगातार कहते रहे हम सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं, इसीलिए जनता ने हमें विश्वास दिया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हो, उत्तर प्रदेश 12वें नंबर पर था व्यापार लगाने में, आज योगी जी के आने के बाद दूसरे नंबर पे है। लोग उत्तर प्रदेश में व्यवसाय लगाने को तैयार हैं, वरना बिचौलिया और इंस्पेक्टर राज और इस तरह के गुंडागर्दी से व्यापारी आने को तैयार नहीं था। उत्तर प्रदेश में बिजली कभी आना एक खबर थी, अब बिजली जाना खबर है। उत्तर प्रदेश में औने पौने दाम पर इन लोगों ने गन्ना चीनी मिलों को बेचने का काम किया था। उन चीनी मिलों की व्यवस्था सुधारने का काम हमने किया। गन्ना किसानों का भुगतान किया, किसान भाइयों के जेब में सीधे प्रधानमंत्री जी द्वारा पैसा भेजने का काम किया गया। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार से 8 गुना ज्यादा धान की खरीद हमने की। हमने गन्ना किसानों का भुगतान भी करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से जब हमने थाली बजवाई तो इन्हीं लोगों ने हंसी उड़ाई। उसी थाली में जब हमने वैक्सीन परोस दी तो अखिलेश जी कहने लगे और जनता को और दिग्भ्रमित करने लगे कि हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, लेकिन उनके पिता ने उनका कहना नहीं माना। ये लोग तो कोरोना संक्रमण काल में भी जनता के साथ राजनीति कर रहे थे। उस समय हम जनता की हिफाजत। ठीक है फातिमा जी, कांग्रेस ने बहुत लोक लुभावन मुद्दे दिए हैं। सबसे पहले घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें उन्होंने गन्ना किसानों को भुगतान बढ़ा के दिए जाने की बात की, धान और गेहूं के भुगतान भी बढ़ाए जाने की बात की है, नौकरियों की भी बात की है। लेकिन हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि जब किसान सम्मान निधि राहुल गांधी ने कहा कि हम साल में 72,000 रुपए देंगे, उस पर भरोसा नहीं किया किसी ने। आखिर कांग्रेस के साथ ये भरोसे का संकट क्यों है? भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे कांग्रेस पे लोग? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। पहले मैं पांडे जी की बात का जवाब दूंगी कि जैसे ये बता रहे कि मैंने रोजगार दिया, मैंने ये करा, मैंने वो करा, ये यहाँ बैठ के तो सिर्फ
बात बनाना अच्छा लगता है, लेकिन जो आंकड़े कह रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े क्या कह रहे हैं, औसतन 12 आत्महत्याएं रोज हो रही हैं। 3 साल में 25,000 आत्महत्याएं लोगों ने करी है सिर्फ आर्थिक तंगी के कारण। तो ये कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर कैसे है, ये पांडे जी इसका जवाब देंगे भी हमें। और सवाल ये, जन सरोकार, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जब जन सरोकार की बात करेंगे, जब किसानों का बिल वापस हुआ, 1 साल उनको सड़क पर बैठाला गया, उसके बाद किसान बिल वापस होता है, तो आखिर इसकी वजह क्या थी? पांडे जी उनको बोल लेने दीजिए, मैं आपको समय दूंगा, हमारे पास पर्याप्त समय है। परिवार को मुआवजा दिया गया क्या? वो किसान अभी तक, आपका जो मंत्री का बेटा बाहर आ सकता है, वो किसान अभी तक जेल में क्यों है? सवाल ये होता है। सवाल ये है कि आपने जनता के लिए क्या किया? जो जन विरोधी नीतियां थी आपकी, नोटबंदी, जीएसटी, उसके बाद कोरोना काल में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, उसमें आपने लोगों के लिए क्या करा? तो सिर्फ बात करना और काम करना, ये फर्क होता है। और जहां तक उपाध्याय जी आपकी बात है, राहुल जी ने 72,000 वाला न्याय योजना की बात करी थी, वो बहुत अच्छी योजना थी। कहीं ना कहीं हमारी गलती होगी जो हम जमीन पर उसको नहीं पहुंचा पाए। तो जनता जाहिर है, जब वो आप जमीन पर पहुंचा पाएंगे अपनी चीजें, तभी वो अभी के आपके वादे क्या हैं? इस 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वादे क्या हैं? और क्या जनता कांग्रेस ने जो प्रियंका गांधी जी ने घोषणा पत्र जारी किया था, प्रियंका गांधी की बात पर यकीन करेगी, आपको लगता है? हम आ रहे हैं, अभी आपकी बात को हम आगे बढ़ाते वहीं पे आ रहे हैं कि जब से प्रियंका जी आई हैं यूपी में, और जिस तरीके से वो प्रचार प्रसार कर रही हैं, और जिस तरीके से वो संगठन में लगातार बनी हुई हैं और मजबूती दे रही हैं, उससे पूरी उम्मीद है कि ये जो चीजें हमने कही है वो हम जमीन तक ले जा पाएंगे। जाहिर है, हम जब अपनी योजनाएं कोई भी बताते हैं तो हम अपनी जमीन तक नहीं पहुंचेंगी तो उस योजनाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज ये हकीकत ये है कि हम जनता तक पहुंच रहे हैं और जमीनी काम कर रहे हैं। हम ब्लॉक लेवल पे भी अपने को मजबूत कर रहे हैं, हम प्रशिक्षण भी दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, पूरी तरीके से हम मजबूती से लड़ रहे हैं। तो संगठन मजबूत होगा, हाँ जाहिर है, एक एक कार्यकर्ता मजबूत हो रहा, वर्कशॉप हो रही है उसकी, तो इससे जमीन पे हम जब जा रहे तब हम पर जनता भरोसा कर रही है, और जनता भी लगातार देख रही कौन लगातार बोल रहा उसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों पे जो भी बोलेगा जनता उसके साथ ही जाएगी। ठीक है लारी जी, घोषणा पत्र आपका भी जारी हुआ, भारतीय जनता पार्टी का भी जारी हुआ। उस घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन में करेंगे, आपने 15 दिन में देने का वादा किया था। ये जो मुफ्त बिजली का जो फंडा है, ये समझ में नहीं आ रहा है जनता को, क्योंकि अगर आपने 22 करोड़ लोगों को 300 यूनिट मुफ्त में दे दी तो फिर बिजली का भुगतान सरकार कहां से करेगी? और अगर भुगतान कर देगी तो फिर बिजली कहां कैसे दे पाएगी? बिजली का संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि भुगतान कर पाना, जो बजट बन रहा है, जो बजट बनता है, जो लोगों ने आंकड़े पेश किए हैं, मैं तो उतना गणित का जानकार नहीं हूं, लेकिन लोग बता रहे हैं कि अगर 322 करोड़ लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी गई तो न तो इतनी बिजली बन पाएगी और न ही इतना भुगतान हो पाएगा। तो इसका कुछ तो सोचा होगा ना? ये पहली बात है कि 22 करोड़ परिवार नहीं है यहाँ पे परिवार औसतन 4 से 5 करोड़ है। दूसरा, इसका फंडा जो भी होगा वो, मैं तो इकोनॉमिकली मैं इतना वो नहीं हूँ, मेरा माइंड इतना साउंड नहीं है इकोनॉमिक्स पर मैं बात करूँ, मैं बहुत ही इकोनॉमिक्स का मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा इस पे, क्योंकि मैंने कभी इस पे सोचा नहीं। जिसने ये सब्जेक्ट उठाया है, अखिलेश जी ने उठाया है, तो अखिलेश जी बेहतर जानते होंगे, क्योंकि उनके साथ कई ऐसे इकोनॉमिस्ट जुड़े हैं, कई ऐसे वित्तीय सलाहकार और वित्तीय फाइनेंसर और वो सब जुड़े हैं जो उनको बताएंगे या उनको बताया होगा कि कैसे आप देंगे। कोई भी सरकार ऐसी वादा पूरा नहीं कर देती है, जो भी वादा करती है। हमने लैपटॉप दिया, 18 लाख लैपटॉप दिया, हमने तो दे दिया। इन्होंने तो कहा था कि लैपटॉप के साथ हम इंटरनेट कनेक्शन देंगे, इन्होंने एक लैपटॉप दे दिया। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है लैपटॉप दिए लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। भारतीय जनता पार्टी का जो समाजवादी पार्टी पर हमला है वो इन्हीं बातों को लेकर के है, भ्रष्टाचार और गुंडाराज। और भारतीय जनता पार्टी कहती है ना भ्रष्टाचार न गुंडाराज, फिर एक बार योगी सरकार। असल मुद्दा तो यही है ना। देखिए, जब डेवलपमेंट होता है तो बीजेपी जैसे लोगों को वो अखरता है, तो वो उसमें भ्रष्टाचार ढूंढते हैं। इनके एक मंत्री थे, गए थे, हम लोगों ने पुराने लखनऊ में बहुत काम किया, वहां की सड़क उखाड़ने गए थे कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो बाकायदा कुंडा लेकर गए थे और सड़क खोद रहे थे, खोद नहीं पाए, तो सड़क के किनारे पड़ा हुआ पत्थर उठाया, कहले देखिए 100 पत्थर पड़े हुए हैं, ये भ्रष्टाचार की निशानी है। ऐसे ही ये लोग गए जेपी सेंटर में, आज तक जेपी सेंटर का काम नहीं हुआ। इन्होंने सीबीआई जांच की, सीबीआई जांच में कुछ निकल ही नहीं रहा है।
इन्होंने गोमती रिवर फ्रंट के काम को भ्रष्टाचार कहा, आज तक उसमें निकाल ही नहीं पाए। तो मुकदमा है, सिर्फ इन्होंने मुकदमा दायर कर रखा है, निकल कुछ नहीं रहा है। क्योंकि डेवलपमेंट जहां होगा वहां इनके जैसे जो देश की तरक्की से जलने वाले, हसद करने वाले लोग हैं, वो इसी तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये कभी नहीं चाहते हैं, आज की युवा क्या चाहती है, वो चाहती है हम अच्छा कमाएं, अच्छा खाएं, अच्छी जगह घूमें, साफ सुथरे हवा में रहे। उसके लिए हमने पार्क बनाए, तो पार्क में कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, क्योंकि इनको तकलीफ है। ये औरतों को कपड़े के साथ भी नहीं दे सकते हैं, ये औरतों को बिना कपड़े के भी नहीं देख सकते हैं, ये किसी को खाना खाते हुए नहीं देख सकते हैं, ये किसी को भूखा मरते हुए देख सकते हैं, ये बिना इलाज के लोगों को मार देते हैं। ये कहते हैं हमने रामनगर का एक पुल था। नहीं, भूखे वाली बात तो मैं सहमत नहीं हूँ। मुफ्त का जो राशन है, आपको उसका अंडर करंट पता नहीं है। मुफ्त में जो राशन भारतीय जनता पार्टी से मिल रहा है, उस राशन का अंडर करंट आपको पता नहीं है लारी जी। उसका जबरदस्त अंडर करंट है। अब उसका वोट में वो तब्दील होता है नहीं होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका अंडर करंट तो है। तो ये नहीं कह सकते कि गरीबों में जो है वो गरीबों को भूखा मरता देख सकते हैं। दूसरा, इन्होंने 22.5 लाख मकान दिए हैं, 22.5 लाख या 31 लाख मकान गरीबों को मुफ्त दिए हैं। तो गरीबों को लेकर के तो भारतीय जनता पार्टी का दावा थोड़ा मजबूत है। अब मैं बोल रहा हूँ लारी जी, आप अंडर करंट की बात कर रहे हैं, तो अंडर करंट में आपको याद होगा जियो ने भी फ्री में डाटा और फ्री में सब कुछ दिया था। आज क्या हाल है जियो का? सबसे महंगा जियो हो गया है। तो ये उसी से तो टेक्निक अपनाए, अपने बिजनेस पार्टनर से तो टेक्निक अपना के ये कर रहे हैं। इनके लिए राजनीति एक बिजनेस है, तो वो बिजनेस कर रहे हैं। अगर इतना ही ये भूखा मरता नहीं देख सकते थे, तो इन्होंने कुर्सी में बैठते ही साथ क्यों नहीं ये फ्री राशन की काम चालू किया? क्यों इधर 3 महीने का काम चालू किया और कह दिया कि अक्टूबर तक मिलेगा? सिर्फ अक्टूबर तक मिलेगा। आप कहते हैं जितना जिंदगी हमको तुम कुर्सी में बैठा कर रखो, हम ता जिंदगी देंगे, लेकिन ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनको बस वक्ती फायदा चाहिए। वक्ती फायदे का जनता भूखी मरे। इन्होंने कौन सा इलाज करवाया? इन्होंने कौन सा ऑक्सीजन दिए? जो लोग ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे, लोग बेच रहे थे, लोग खरीद रहे थे, उन तक को तो जेल में डाल दिया इन्होंने। जो फ्री में, मेरे जैसा आदमी फ्री में सब दे रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई रेगुलर कर रहा है, उसको जेल में डाल दे रहे। जो डॉक्टर बच्चों की जान बचाने में लगा है, उसको बर्खास्त किए दे रहे, क्योंकि खुद तो बच्चे पैदा कर नहीं सकते। ना केंद्र में पैदा होते हैं, ना स्टेट में पैदा हो रहे। परिवार का मतलब तो मालूम ही नहीं है इनको, क्योंकि इनका खुद का इस तरह की है। भाषा मत बोलिए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। मैं जनता टीवी बिल्कुल इस भाषा के साथ नहीं है, नहीं मैं इसमें सहमत हूं। आप मुख्यमंत्री के लिए कह रहे हैं, आपका इशारा मुख्यमंत्री की तरफ है, ये सही नहीं है। यही दिक्कत है समाजवादी पार्टी के साथ कि अंत में बात करते करते वो उनकी भाषाएं बदल जाती है। तो खैर गोस्वामी जी, मैं बात कर रहा था कि जो राशन और शासन की बात पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है। आपने देखा होगा कि 2012 के बाद जो लिस्ट थी गरीबी रेखा की, उसके आधार पर इन्होंने मकान भी वितरित किए, लोगों को आवास उपलब्ध कराए हैं, और उसी के आधार पर आयुष्मान योजना और राशन वगैरह की योजना इन्होंने गरीबों को दी है। उसका अंडर करंट हम लोग, हमारी टीम पूरी फील्ड में थी, उसका कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अब वो राजनीति है कि वोट में तब्दील होता है नहीं होता है, ये कहने वाले हम कुछ नहीं है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या गरीबों का राशन, आवास, आयुष्मान ये काम करेगा या नहीं करेगा, या इन्होंने काम किया है नहीं किया है? मुझे तो यहां तक पता है कि मुस्लिमों को भी आवास मिले हैं, मुस्लिमों को भी इन योजनाओं का लाभ मिला है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम विरोधी पार्टी कहा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के बयान ये साबित भी करते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी कहीं ना कहीं है, लेकिन योजनाओं में कहीं भेदभाव नहीं हुआ। गोस्वामी जी। अभी उपाध्याय जी, मैं आपने जो सवाल किया इसका मैं जवाब दूंगा। पहले मैं जो लैपटॉप और ये माने, इस पर एक सेकंड कुछ कहना चाहूंगा। एक तो ये है कि सत्ता में हासिल करने के लिए जो जिस ढंग के लैपटॉप, स्कूटी और ये सब बांटने की जो बातें होती हैं, या इस ढंग के लॉलीपॉप दिए जाते हैं, मुझे लगता है कि जो एक कहावत है कि माले मुफ्त दिले बेरहम, तो ये सत्ता में वोट लेने के लिए, सत्ता में को हासिल करने के लिए इस ढंग के बेहतर हो कि एजुकेशन सेंटर्स, स्कूल, कॉलेजेस बेहतर किए जाएं, उनको और सुविधाएं दी जाए कि वो एक टैलेंट निकल के आए।
ये लैपटॉप दे देने के बाद आप देखिए कि ये भी आए, जब अखिलेश जी के समय में लैपटॉप दिए गए, ठीक है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ कि लोगों को दिए गए, उसको बहुत से लोगों ने उसका प्रयोग भी किया, लेकिन उसका दुरुपयोग भी हुआ, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। तो बजाय इसके कि वो स्कूटी बांटें और वो ये सारी चीजें करें या वो करें, उससे बेहतर है कि इस पर एक नीतिगत बात होनी चाहिए कि हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और उनको शिक्षित करने के लिए स्कूल, स्वास्थ्य, वहाँ शिक्षा, इन पर अगर जोर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर होगा। वो अपनी जगह पर है। दूसरी बात जो आपने अभी कही, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस ढंग से आवाज दिए वो सभी वर्गों को मिले, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या जो भी उस तबके में या उस गरीबी की रेखा में आते थे, उन सब लोगों को दिए गए। और इसका इम्पैक्ट है भी, ऐसा नहीं है कि इसका इम्पैक्ट नहीं है, ये खाली हवा में बात है। उसका कहीं ना कहीं धरातल पर लोग, मैं भी कई जगह गया हूं तो वहां लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के और योगी सरकार की इस मामले को लेकर प्रशंसा भी की है कि साहब मकान भी मिले हमको, बुरे वक्त में हमको अनाज भी मिला, आज भी मिल रहा है। तो इसका अंडर करंट क्या होगा ये तो 10 तारीख को पता लगेगा, लेकिन उसकी दिक्कत हमारे यहाँ ये है, ये योगी सरकार का सबसे बढ़िया कार्य था। और इस पर जो वो कहते हैं वो एक मुद्दों की बात करते हैं, अच्छी बात है कि जो गरीबी थे उनको उन्होंने दिया, और किसानों को भी, जो अगर पुराना देखें तो किसानों के लिए भी उन्होंने गन्ना किसानों का भुगतान भी किया। ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन बहस इस पर नहीं हुई। मैं जो मूल आपका आज विषय है कि उस पर बहस नहीं हुई, चीजें अच्छी भी की गई, बिल्कुल बहस खराब भी हुई हैं, और ये मुद्दे भी नहीं बने, मुद्दे हिंदू मुस्लिम हो गए अंत में जाके। बिल्कुल बात की उसका एक निचोड़ कहूं कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जिस ढंग से जातिगत राजनीतिक कबीलों में तब्दील हो गई है, वो किसी को मिल भी रहा है तो उसमें से हो सकता है कि 60% 70% उसके लाभार्थी वोट भाजपा को ही दें, लेकिन उसमें लाभार्थियों में से 30% जातिगत आधार पर, दलीय निष्ठा के आधार पर वो बदल भी जाएंगे। तो वो क्या समीकरण बैठेंगे, कितने बदलेंगे जातिगत आधार पर, कितने दलीय निष्ठा के आधार पर, ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल अभी ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा कि क्या परिणाम आए, उसका लाभ सरकार को मिला कि नहीं मिला, लेकिन ये योजनाएं भाजपा की अच्छी थी। ठीक है, हम पांडे जी से जवाब ले लेते हैं। पांडे जी, जब आपके पास इतनी अच्छी योजनाएं थी, आप ये दावा करते थे, आपकी योजनाएं निश्चित रूप से उसका लाभ सभी को मिला, सभी जाति वर्ग के लोगों को मिला, फिर ये नारे गढ़ने की क्या जरूरत थी, जिन्ना वाले या शरीयत और संविधान वाले? तो आपको इतना भरोसा नहीं है क्या जनता पर? पांडे जी, बिल्कुल नारा नहीं गढ़ा। हमारा नारा तो यही है कि योगी उत्तर प्रदेश के लिए है उपयोगी। उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास, हमने सबका विश्वास हासिल किया। हमारा नारा तो ये है, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, हम तो अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर वाले माने जाते हैं। हमने कहीं जिन्ना नहीं कहा, मुन्ना नहीं कहा, हमने कहीं पाकिस्तान नहीं कहा। ये तो वही लोग कह रहे थे, वल्लभ भाई पटेल से बढ़िया अब्बाजान कहा लोग। देखिए, जब नहीं अब्बाजान कहा है, अब्बाजान कहा है, ऐसा नहीं है पांडे जी। जब इस तरह का सांप्रदायिक भाषण, तुष्टीकरण वाला भाषण ये लोग करेंगे तो निश्चित तौर पे देखिए, किराना में पलायन की बात होगी ही, मुजफ्फरनगर के दंगे की बात होगी ही कि दंगा किन लोगों ने कराया। जब दंगा हुआ तो अब तो निबट गए चुनाव, अब छोड़िए ना उसको, अब निबट गए चुनाव। पांडे जी, निबट गए वहां चुनाव, अब नए चरणों की बात करते हैं वहां की। अब क्या बात करना, वो तो हो गए, अब दंगे की क्या बात करेंगे? अब हमने जो भी योजनाएं बनाई उसमें तुलसी का ख्याल किया तो कबीर का भी ख्याल किया और रैदास का भी ख्याल किया। हमने अगर मकान बनवाया तो हिंदू मुसलमान नहीं देखा, हमने अगर शौचालय बनवाया हिंदू मुसलमान नहीं देखा, अन्न दिया हिंदू मुसलमान नहीं देखा, हमने उज्ज्वला योजना दी हिंदू मुसलमान नहीं देखा, आयुष्मान योजना दी हिंदू मुसलमान नहीं देखा। हिंदू मुसलमान तो ये लोग कर रहे हैं, ये लोग तो वही हैं जो हर घर से अफजल निकालते हैं। अयोध्या में राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल करने वाले लोग हैं। अंत में वही बात करने लग गए। चलिए पांडे जी, रफत फातिमा जी, मेरा भी आपसे यही सवाल है कि देखिए, ये जो योजनाएं लागू हुई और कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही कि उज्ज्वला योजना में जो गैस मिली, वो सिलेंडर तो मुफ्त मिल गया, लेकिन उसके बाद उसको रिफिल कराने के पैसे गरीबों के पास नहीं थे। अब इस घोषणा पत्र में इन्होंने कह दिया कि हम होली और दिवाली
गैस के सिलेंडर मुफ्त देंगे। तो कहीं ना कहीं ये योजनाएं इफेक्ट तो करती होंगी। और दूसरा, आप महिला हैं, हम तमाम चुनावी क्षेत्रों में गए, बहुत सारे लोगों से बात की, पुरुष वर्ग से बात की तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, लेकिन महिलाएं अधिकतर 90% महिलाओं ने कहा कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, देश में इसमें प्रदेश में शासन अच्छा है, तो वो योगी जी का खुलकर नाम लेती हैं। आप इस विषय को लेकर के क्या सोचती हैं? और आप एक महिला भी हैं और एक कांग्रेस की नेता भी हैं। जी जफर फातिमा जी। इन्हें होली दिवाली अगर सिलेंडर बांटने की बात करी तो उसमें भी कहीं ना कहीं धर्म और जाति देखकर हम लोगों ने अगर 3 सिलेंडर देने की बात करी तो हमने किसी धर्म विशेष का नाम ना लिया, ना किसी त्योहार का नाम लिया, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं आप ईद पे क्यों नहीं दे पा रहे हैं, सवाल उठता है ना कि आप ईद पे क्यों नहीं दे रहे हैं। उसमें भी आपने कहीं कहीं ध्रुवीकरण कर दिया। तो अगर आप सबको चीजें दे रहे हैं, आपकी नीयत में ईमानदारी है, तो आप एक तरह से क्यों नहीं रोज योजनाएं बना रहे हैं। और इस अगर योजनाएं नहीं, जितनी भी योजनाएं भी गोस्वामी जी भी कह रहे थे अंडर करंट है या जो भी है, तो ये योजनाएं दिख कहाँ रही हैं, जमीनी हकीकत उसके विपरीत है। 1000 का सिलेंडर कौन भरवाएगा? आप खुद देखिए, हम भी एक गृहिणी है, हम भी घर चलाते हैं, हमारे भी रसोई में जो है खाना हम जब बनाते हैं तो हमें महंगाई देखकर जब आलू और टमाटर के भाव बढ़ते हैं तो हमें भी तकलीफ होती है कि आम आदमी कैसे खा रहा होगा। हम लोग तो मैनेज कर ले रहे जैसे तैसे, वो गरीब आदमी का सोचिए जो सिर्फ आलू रोटी पे जी रहा है। हम क्योंकि हम सोशल वर्क भी करते हैं, हम एक नेता के साथ साथ हम जमीन पर भी जाते रहते हैं, रोज स्लम बस्तियों में हम जाते हैं, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि वो औरतें खाने के लिए परेशान है कि उनके घर में सिलेंडर नहीं है, वो चूल्हे पे रोटी बनाने पे मजबूर है। तो सवाल ये उठता, अगर ईमानदार इतने ईमानदारी है तो आप योजनाओं को ठीक तरीके से लाभान्वित करने के लिए हर वर्ग को उसको आप वो पहुंचना चाहिए फायदा। तो इन्हीं ने सिर्फ थोड़ा बहुत करके दिखावा ज्यादा करा, होर्डिंग पोस्टर पे ज्यादा दिखावा है, लेकिन हकीकत उसके विपरीत है। और कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, हो सकता है कुछ को मिला हो, लेकिन हकीकत ये है कि हर नौजवान, हर किसान, हर गृहिणी परेशान है इस टाइम जब आप जाइए, क्योंकि इनके जिन सारे विधायक खदेड़े जा रहे हैं वो 2022 में उसका नतीजा भी आप देखिएगा। ठीक है, अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा, हमें ये बहस यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े और सवालों का जवाब दिया, बेबाकी से जवाब दिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी उत्तर प्रदेश के चुनाव पर नारे गरम, मुद्दे नरम, लेकिन चुनाव अभी बाकी है। 290 सीटों पर चुनाव होना है। इन चुनाव की बिसात क्या होगी यह तो अब 10 मार्च को ही पता चलेगा। बहरहाल, गरीबों के मुद्दे हों या अमीरों के मुद्दे हों या मध्यम वर्ग के मुद्दे हों, ये कहीं ना कहीं गायब नजर आ रहे हैं। अगर कुछ हावी है तो धर्म, मजहब, जाति और जो सबसे बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था का, हाँ वह असर कर रहा है। वो क्या असर कर रहा है, वोट में तब्दील होगा नहीं होगा, यह भी अभी किसी को नहीं पता है। सबके अपने दावे हैं, सबके अपने वादे हैं। इन दावे और वादों की हकीकत जानने के लिए अभी हमें इंतजार करना होगा। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।